गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज हम जो एनटीए क्यूएट या फिर डीयू के, अगर आप हिस्ट्री के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप हिस्ट्री के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो 12th के बाद किसी भी एंट्रेंस एग्जाम जिसमें हिस्ट्री इन्वॉल्व है उसमें ये आपको वीडियो काफी हेल्प करेगी। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, तो आप वहां से इसको डाउनलोड करके खुद से अगर प्रैक्टिस करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस का फर्स्ट पार्ट है। ऐसे मैं बहुत से पार्ट्स क्रिएट करूंगी, तो आप रिवाइज करने के बेसिस से इन वीडियोस को देख सकते हैं। एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशंस रहेंगे, इसमें मैं ना ही सिर्फ आपको क्वेश्चंस बताऊंगी बट आंसर्स जो होंगे वो हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे, ताकि उसके आसपास से अगर कोई और क्वेश्चन भी आए तो भी आप उसको सॉल्व कर सको। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस लर्निंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे, कुछ इंफॉर्मेटिव सीखने को मिले तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी, तो आप उस पे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो शुरू करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस का। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज साइट्स ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन बिलोंग टू हरियाणा? तो जो हरियाणा रीजन है वहां से इनमें से कौन सी साइट बिलोंग करती है? कालीबंगन, लोथल, बनावली या शोरतुगई? तो जो एरिया, अगर हम इन जगहों के नाम के वाइज प्रेजेंट डे हरियाणा की बात करें तो वो है बनावली। ठीक है। जो हरियाणा का एरिया है मार्क्ड फॉर फाइंडिंग ऑफ टेराकोटा रेप्लिका, यहाँ पे टेराकोटा रेप्लिका मिला है प्लॉ का, वो बनावली में मिला था हमको। ठीक है, ये भी चीज आप याद रख सकते हो। किसका? प्लो का हमें मिला था यहां से, तो आप इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम वेयर डिड हरप्पन्स गेट गोल्ड? साउथ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, हिमालयन रीजन या छोटा नागपुर रीजन? तो ये माना जाता है कि हरप्पन साउथ इंडिया से गोल्ड लेते होंगे, एंड उसमें भी शायद, मैं शायद स्पेसिफाई कर रही हूँ कि शायद जो कोलर गोल्ड फील्ड्स हैं ये कर्नाटका में, वहां से शायद ये लोग गोल्ड लिया करते होंगे। एंड हिमालय के जो रिवर बेल्ट्स हैं माइट भी वो इनको सप्लाई करते हो गोल्ड, बट ये हमें माइट भी है कि बट यहाँ साउथ इंडिया में शायद इस रीजन से ये लोग गोल्ड सप्लाई करते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज वाज द सोर्स ऑफ कॉपर फॉर हरप्पन्स? तो कर्नाटका, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या गुजरात? तो इनमें से कौन सा रीजन था जहां से कॉपर उनको मिलती थी? तो हरप्पन अलग अलग जगहों से अलग अलग रॉ मटेरियल्स लेते थे। इवन हमें दिखता है कि वो बोट्स वगैरह सील्स पे मिलती हैं, तो शायद वो ओवरसी ट्रेड भी करते होंगे। बट अगर हम हरप्पन्स की कॉपर की बात करें इन ऑप्शंस में से, तो राजस्थान वुड बी द राइट ऑप्शन। इसमें से जो खत्री रीजन था वहां से ये लोग कॉपर एज अ सोर्स उसको यूज करते होंगे वहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स वर फाउंड एट क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर्स इन द हरप्पन सिविलाइजेशन? तो क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर्स जो हरप्पा सिविलाइजेशन में हमें कुछ कुछ जगहें पता चलती है जहाँ पे क्राफ्ट्स अलग अलग चीजें बनाई जाती थी, जैसे बीड्स हो गए और सब चीजें बनाई जाती थी। तो उनमें कौन सी इनमें से चीजें मिलती हैं? कार्नियल, जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज। तो अगर हम इन चारों में से बात करें तो हमें कार्नियल, जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, इसके अलावा स्टेटाइट भी हमें देखने को मिलता है, जो मिलता था। तो ये स्टोन्स हैं जो हमें मिलते हैं। तो आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, 1 2 3 4। आगे बढ़ते हैं। व्हेन वाज द रफ स्केच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? 26 दिसंबर 1948, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 दिसंबर 1946। तो इसमें ना दो डेट्स याद रखने वाली हैं।
एक तो अगर हम इनमें से बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया था, तो वो किया गया था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन अगर इसकी जगह क्वेश्चन ये कहता कि कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट, वो डेट कौन सी है, तो बताइए कौन सी डेट है वो फटाफट से। वो है 26 जनवरी 1950। ये जब मैंने आपको क्लास 12th का चैप्टर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन कराया था, तब भी मैंने आपको पूरी टाइमलाइन बताई थी कि हमें इंडिपेंडेंस कब मिली, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना कब से कब तक शुरू हुआ और कब खत्म हुआ और कब इफेक्ट में आया। ये डेट्स ना कंफ्यूज कर देती हैं कभी कभी। तो क्वेश्चन रफ स्केच की बात कर रहा है, इसीलिए आप 26 नवंबर 1949 करोगे। अगर क्वेश्चन ये कहता कि कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में कब आया था, तो आपका आंसर होता 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड? 8 सेशंस, 9 सेशंस, 10 या 11 सेशंस? तो टोटल सेशंस जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हेल्ड हुए थे वो थे 11 सेशंस ओवर 2 years एंड लगभग 11 months और कुछ दिन, 18 दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये लगे, बट इस पूरे स्पैन में सेशंस 11 ही हुए थे। ठीक है, ये बात याद रखने वाली है। Who was the chairman of drafting committee? B.R. Ambedkar, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, तो इसका आंसर है बी आर अम्बेडकर। ठीक है। Which day was declared as डायरेक्ट एक्शन डे? और डायरेक्ट एक्शन डे को एक और नाम से भी, किस नाम से भी कहा जाता है, ये भी अभी मैं बता दूंगी। पहले इसका आंसर देते हैं। विच डे वॉज डिक्लेयर्ड एज डायरेक्ट एक्शन डे? 16 अगस्त 1943, 26 जनवरी 1930, 15 अगस्त 1947, 16 अगस्त 1946। देखो कभी कभी ऐसा भी होता है, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, तो मैं ये नहीं एक्सपेक्ट करती कि आपको बाय हार्ट एक एक डेट याद हो। एमसीक्यूज में कभी कभी हमें कंफ्यूजन भी हो जाती है, विच इज नॉर्मल, विच इज ओके, ये होती है। बट कभी कभी ना अगर ऐसा हो रहा है कि आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो कॉमन सेंस लगाओ एंड एलिमिनेशन मेथड यूज करो। कि यहाँ पे अगर सपोज जैसे ये वाला क्वेश्चन था डॉक्टर अंबेडकर वाला, तो हमें पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल वोंट बी द आंसर। बट कभी कभी इसमें आप शायद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बी आर अम्बेडकर में कंफ्यूज हो सकते थे, बट 2 ऑप्शंस तो एलिमिनेट आप क्लियर कट कर सकते थे। ऐसे जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम एलिमिनेशन मेथड यूज करें, तो 1930 में तो डायरेक्ट एक्शन डे, इतना पता है आपको, डायरेक्ट एक्शन डे कुछ पाकिस्तान से रिलेटेड बात थी, कुछ मोहम्मद अली जिन्ना ने इस चीज को उस टाइम पे डिक्लेयर किया था। डायरेक्ट एक्शन डे एक दिन था जो डिक्लेयर किया गया था। 1930 में उस चीज की बात नहीं हो रही थी। 15 अगस्त 1947 डायरेक्ट एक्शन डे नहीं था, ये भी हमें क्लियर हो गया। तो 2 डेट्स तो हमारी एलिमिनेट हो गई। अब हमें 2 ऑप्शन 16 अगस्त 1943 और 16 अगस्त 1946, ये 2 डेट्स हमारे सामने बचती हैं। तो हम इस चीज में ये ध्यान दे सकते हैं कि यार 43 में ऐसा कोई इवेंट नहीं चल रहा था जब बात चल रही थी, एक डिस्कशन जरूर चल रही थी कि इलेक्शंस होने हैं हर चीज को लेके, बट डायरेक्ट एक्शन डे वाज नॉट अनाउंस्ड। इन 2 डेट्स में से फिर आप थोड़ा सा समझ के आप ये कर सकते हो कि 1946 वाज द डे जब डायरेक्ट एक्शन डे अनाउंस किया गया था। और डायरेक्ट एक्शन डे को द ग्रेट कैलकटा किलिंग भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब मैं जितनी आपको आसपास की इंफॉर्मेशन भी दे सकती हूँ मैं वो दे रही हूँ, ताकि एमसीक्यू कहीं से भी आए आपको हेल्प हो जाए। ये डिक्लेयर किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। आगे बढ़ते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया वॉज मेड टू वेलकम जमशेदजी टाटा, प्रेमचंद रायचंद, जॉर्ज फाइफ एंड हिज वाइफ, लॉर्ड डलहौजी। तो किसको वेलकम करने के लिए गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था? तो गेटवे ऑफ इंडिया किंग जॉर्ज फाइफ और जब उनकी वाइफ, उनके वेलकम के लिए गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। ये ना बड़ा ध्यान दिया करो जब नॉट लिखा होता है, हम कितनी बार ना गलती कर जाते हैं, तो क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना। कैलकाटा वाज एस्टैब्लिश्ड बाय ब्रिटिश। द पोर्ट ऑफ सूरत डिक्लाइंड इन 16th century. There were 3 presidency cities. The British introduced many new architectural designs in India. तो अगर कैलकाटा इस्टेब्लिश किया गया था ब्रिटिश ने, तो जो ये कैलकाटा, मद्रास और बॉम्बे हैं, ये ऐसी सिटीज थी जिसको ट्रेड के पर्पस से ब्रिटिश ने यूज करना शुरू किया। तो ये बात एक्चुअली बिल्कुल ठीक है दैट कैलकाटा वाज एस्टेब्लिश्ड बाय ब्रिटिश। देयर वर 3 प्रेसिडेंसी सिटीज। तो हाँ, जो मैंने आपको बताया, कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास, ये 3 सिटीज थी जो प्रेसिडेंसी सिटीज मानी जाती थी। ब्रिटिश ने काफी नए आर्किटेक्चरल डिजाइन, जो कॉलोनियल इंडिया में उन्होंने आर्किटेक्चरल डिजाइन जैसे कि हिल स्टेशन और अपने तरीके का जो डिजाइन था वो इंट्रोड्यूस करना शुरू किया था। दैट इज सो ट्रू। तो अगर हम नॉट करेक्ट की बात कर रहे हैं तो नॉट करेक्ट है द पोर्ट ऑफ सूरत डिक्लाइंड इन 16th century। ये गलत है और इसीलिए ये आपका आंसर है। पोर्ट ऑफ सूरत जो है वो 16th century में नहीं 18th century में डिक्लाइन हुआ था। ठीक है। फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज द लॉटरी कमिटी वाज मेड इज कलेक्ट फंड्स टू कलेक्ट फंड्स। लॉटरी कमिटी क्या थी? इसका नाम लॉटरी कमिटी क्यों है? लॉटरी कमिटीज का नाम इसीलिए है क्योंकि जो पब्लिक लॉटरी के पैसे के थ्रू जो रेज करती थी मनी, उनके थ्रू यहाँ पे डेवलपमेंट का काम होगा। तो जो लॉटरीज की मनी रेज हो रही है, उनके फंड्स यूज करके डेवलपमेंट किया जा रहा है, इसीलिए इसको लॉटरी कमिटी कहा जा रहा था। बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास, दिल्ली, किस सिटी की डेवलपमेंट के पर्पज से लॉटरी कमेटी को सेटअप किया गया था? फंड्स इकट्ठे किए जाते थे और डेवलपमेंट के लिए, तो उसका आंसर है कैलकाटा। ये कैलकाटा में सेटअप की गई थी इसके डेवलपमेंट के लिए। पब्लिक की लॉटरीज के थ्रू फंड इकट्ठे किए जाते थे और यहाँ पे काम करने के लिए इस कमेटी को सेटअप किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? फर्स्ट सेंसस सर्वे वाज हेल्ड इन 1881। ब्रिटिश लिव्ड इन ब्लैक टाउन्स। ये तो पहले ही डाउट नहीं है हमें कि ये गलत है, ये तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि ब्रिटिश यूज्ड टू लिव इन वाइट टाउन्स एंड बहुत ज्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था एंड जो इंडियंस होते थे दे यूज्ड टू लिव इन ब्लैक टाउन्स। जॉन लॉरेंस ऑफिशियली शिफ्टेड हिज काउंसिल ऑफ शिमला इन 1804। बॉम्बे वाज द कमर्शियल कैपिटल ऑफ कॉलोनियल इंडिया। तो एक तो एलिमिनेट हो गया बहुत क्लियरली। अब बाकी जो क्वेश्चन 12 में आपको इनमें से देखने हैं ऑप्शंस। तो जो फर्स्ट सर्वे हुआ था वो 1881 में नहीं हुआ था, वो 1872 में हुआ था। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। नेक्स्ट है कि जॉन लॉरेंस ऑफिशियली शिफ्टेड हिज काउंसिल ऑफ टू शिमला इन 1804। तो उन्होंने अपनी काउंसिल मूव की थी, अपनी कैपिटल, नो डाउट, बट 1804 में नहीं की थी, ये बहुत जल्दी हो गया, उन्होंने 1864 में की थी। तो ये भी गलत है। एक्चुअल में सही आंसर है कि कैपिटल वाज कमर्शियल कैपिटल था बॉम्बे। एंड अगर आपको 1% ये डेट्स और ये इतना स्पेसिफिकली नहीं भी पता तो भी एक तुक्का लगा के, कॉमन सेंस लगा के ये याद रखना कि बॉम्बे कमर्शियल कैपिटल था। बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा, ये ट्रेडिंग होती थी यहाँ से क्योंकि ये पोर्ट एरियाज थे और ये 3 को प्रेसिडेंसी सिटीज माना जाता था। ब्रिटिश के टाइम पे ये बहुत डेवलप हुई थी। लॉटरी कमिटी वाज मेड टू डेवलप कैलकाटा, टू डेवलप बॉम्बे, टू डेवलप मद्रास, टू डेवलप दिल्ली। आई थिंक ये जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है उससे लगभग रिलेटेड है। तो जो लॉटरी कमेटी थी, हमने डिस्कस किया इसको लॉटरी कमेटी क्यों कहा जाता था। ये डेवलपमेंट ऑफ कैलकाटा के लिए सेटअप की गई थी। आगे बढ़ते हैं। और लॉटरी कमेटी 1817 में सेटअप की गई थी। ठीक है। Who was forced to lead the revolt? रिवोल्ट ऑफ 1857 की बात हो रही है इस क्वेश्चन में कि किसको फोर्स किया गया था कि आप रिप्रेजेंट करो, आप लीड करो। बहादुर शाह जफर, पेशवा बाजीराव,
सेकंड नवाब शौकत अली या फिर कुंवर सिंह। तो ये मेरठ से दिल्ली आए थे सिपाहीज और इन्होंने दिल्ली में जो फोर्ट को घेर लिया था। जो मुगल के लास्ट रूलर थे वो थे बहादुर शाह जफर और उनको फोर्स किया था कि आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव बनो। तो इसका आंसर है बहादुर शाह जफर। Who led the revolt of कानपुर? जब 1857 में रिवोल्ट हो रहा था तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग लीडर्स उभर के आए थे। तो कानपुर में कौन से लीडर उभर के आए थे? बहादुर शाह। बहादुर शाह तो हम ऊपर बात कर चुके हैं, यहाँ कानपुर में नहीं बात होगी इनकी। नाना साहेब, शाहमई, मौलवी अब्दुल्ला शाह। तो जिन्होंने कानपुर में लीड किया था रिवोल्ट उनका नाम था नाना साहेब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिरजिस कादर वॉज द यंगर सन ऑफ, ये उनके नवाब शौकत अली, नवाब सिराजुद्दौला, नवाब मीर अली, नवाब वाजिद अली शाह। तो इनमें से किसके वो यंगर सन थे? बिरजिस कादर। तो इसका आंसर है नवाब वाजिद अली शाह और ये अवध के थे। एंड 11 इयर्स की काफी यंग एज में ही जो इनकी मदर थी उन्होंने इनको एज अ थ्रोन पे डिक्लेयर किया था कि अब ये रिप्रेजेंटेटिव होंगे। आगे बढ़ते हैं। अवध ब्रिटिश ने कब इनैक्ट कर लिया था? 1855, 1854, 1856, 1853। तो जो अवध था वो ब्रिटिश के अंडर आया था 1856 में। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ फॉलोइंग इवेंट्स हैं, इनको आपको ऑर्डर में लगाना है। पहला है सोल्जर्स रिवोल्टेड एट मेरठ। बहादुर है, ये 1857 की बात हो रही होगी क्योंकि रिवोल्ट ऑफ 1857 है। अब देखो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है रिवोल्ट एट मेरठ, बस इतना ही लिखा है, बट ये सेल्फ एग्जम्प्टेड है कि ये 1857 की बात है, रिवोल्ट हो रहा है। तो बहादुर शाह जफर was defeated the leader of Bahadur Shah Zafar was defeated the leader of Parker. Awadh was captured by British. Relief of Lucknow was painted by Thomas Jones Parker. तो सबसे पहला इवेंट जो हुआ था वो था अवध जो कैप्चर किया था ब्रिटिश। जैसे कि मैंने पिछले वाले आंसर लिख ली, मैं यहाँ पे 1 लिखूंगी। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया तो ये चीज 1856 में हुई थी, रिवोल्ट 1857 में हुआ और ये तब की बातें हो रही हैं। बट ये अवध वाज कैप्चर्ड बाय ब्रिटिश, ये 1856 में, सॉरी। तो सबसे पहले आएगा थर्ड जो सी है। फिर सेकंड होगा आपका रिवोल्ट जब हुआ, 1 लिख रही हूँ सेकंड, तो ये है 2 नहीं 1 आएगा यहाँ पे। तो फर्स्ट ये इवेंट सेकंड है। फिर बहादुर शाह जफर वाज डिफीटेड द लीडर ऑफ बारकर, ये लास्ट मुगल रूलर थे बहादुर शाह जफर। तो ये इसके बाद, और जो ये रिलीफ ऑफ लखनऊ ये पेंटिंग थॉमस जोन्स बारकर ने बनाई थी, लेकिन ये उन्होंने 1859 में बनाई थी। तो इसके बाद आएगा 2 और इसके बाद आएगा 4। तो ये वाला क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा इवेंट्स का। अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपका आएगा अवध कैप्चर हुआ, फिर सोल्जर्स ने रिवोल्ट किया, फिर बहादुर शाह जफर वाज डिफीटेड, और फिर आएगा जो रिलीफ ऑफ लखनऊ पेंटेड बाय थॉमस जोन्स पार्कर। तो इसका आंसर है सी, 3 1 2 4। आगे बढ़ते हैं। इसमें से कौन सा इवेंट गलत है? नाना साहेब was adopted son of तांत्या तोपे. तांत्या तोपे was the general of Nana Sahib. Wajid Ali Shah was exiled to Calcutta. Lord Dalhousie captured 7 states with the doctrine of lapse. तो नाना साहेब was the adopted son, but वो adopted son तांत्या तोपे के नहीं थे, वो adopted son पेशवा बाजीराव के थे। ठीक है, तो ये जो आंसर है ना ये गलत है। तांत्या तोपे जनरल थे नाना साहेब के, ठीक है। वाजिद अली शाह कलकत्ता एग्जाइल किया, ठीक है। और लॉर्ड डलहौजी ने 7 स्टेट्स को कैप्चर किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इस्तेमाल करते हुए, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये वाला जो है ना, नाना साहेब वाज अडॉप्टेड सन ऑफ तांत्या तोपे, ये गलत है स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं। Which of these was the reason of Nana Sahib's joining the revolt of 1857? तो उन्होंने क्यों ज्वाइन किया था? The British refused him the pension of Peshwa Bajirao II. The British captured Awadh.
The British captured Jhansi under the doctrine of lapse. The Nana Sahib refused to accept subsidiary lands. तो जो नाना साहेब का प्राइमरी पर्पस जिसके कारण उन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1857 ज्वाइन किया था वो था कि जब पेशवा बाजीराव टू की पेंशन रिफ्यूज कर दी गई थी, तो ये उनका रीजन था जिस कारण से उन्होंने ज्वाइन किया था। तो ये कुछ 20 आज प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे। आपके 20 में से कितने ठीक हुए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए हो रिवीजन के पर्पज से तो मैं इसको टेलीग्राम पे डाल दूंगी, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें मैं आंसर्स नहीं डालती हूँ, उसमें सिर्फ ये क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, आप इन्हें मार्क कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि अगर मैंने आंसर्स वहां पे भी दे दिए तो फिर आपकी सेल्फ स्टडी नहीं हो पाएगी। आंसर्स आप इस वीडियो में चेक कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आप रहें हमेशा अपडेटेड। आज ये प्रैक्टिस सेशन 1 था, आगे भी मैं और सेशंस और वीडियोस डालती रहूंगी एमसीक्यू की, तो उनको आप देख के प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज हम जो CUET और DU के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उसमें हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप हिस्ट्री सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड मैंने फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन में कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए थे। आज ये सेकंड प्रैक्टिस क्वेश्चन सेशन होगा। इसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनको मैं एक्सप्लेन करूंगी और इसके अलावा भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे वो भी मैं कोशिश करूंगी एक्सप्लेन करने की। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस लर्निंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे, कुछ इंफॉर्मेटिव सीखने को मिले तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। इसकी PDF आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, मैं वहां पे डाल दूंगी, तो आप अगर खुद से प्रैक्टिस करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मदर टंग ऑफ द मुगल्स वॉज पर्शियन, अरेबियन, तर्किश या उर्दू? तो इनमें से कौन सी मदर टंग थी मुगल्स की? तो इसका आंसर पर्शियन नहीं है। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो अरेबियन या उर्दू, इसका आंसर है तुर्किश। जो मुगल्स के फाउंडर थे वो थे बाबर, और अकबर वाज द वन जिन्होंने तुर्किश को हटा के पर्शियन मुगल कोर्ट्स में यूज करनी शुरू की थी। उससे पहले तुर्किश जो लैंग्वेज होती है तुर्क्स की वो ही यूज की जाती थी एज अ मदर टंग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु मेड पर्शियन एज द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ मुगल? तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी वैसे डिस्कस कर चुकी हूँ मैं अभी ही पिछले क्वेश्चन में कि अकबर, औरंगजेब, बाबर या शाहजहां। तो बाबर के टाइम पे तुर्किश बोली जाती थी, इवन बाबर नामा भी तुर्किश में लिखा गया है, लेकिन पर्शियन एज अ कोर्ट लैंग्वेज अकबर के टाइम पे थी। एंड अकबर वाज द वन जिन्होंने पर्शियन इंट्रोड्यूस की। ऑल्सो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था एक नया रिलीजन जिसका नाम क्या था? उसका नाम था दिन-ए-इलाही। और इन्होंने ही मनसबदारी सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया था। तो ये अगर आपसे 1 मार्कर में पूछा जाए कि मनसबदारी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया या फिर दिन-ए-इलाही रिलीजन किसने इंट्रोड्यूस किया, तो यू नो द आंसर इज अकबर। और अकबर वाज द वन जिन्होंने सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में हुई थी? अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। उसमें भी हेमू को डिफीट किया था इन्होंने। तो ये कुछ फैक्ट्स थे अबाउट अकबर जिसमें MCQ आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज सिटीज वाज नॉट द कैपिटल ऑफ मुगल कोर्ट? दिल्ली, आगरा, लाहौर, कैलकाटा। तो नॉट की बात हो रही है तो दिल्ली आंसर नहीं हो सकता, आगरा और लाहौर नहीं हो सकता, क्योंकि ये तीनों कैपिटल्स रही थी मुगल्स की। बट अगर हम कैलकाटा की बात करें तो ये मुगल्स की कभी कैपिटल नहीं रही। आगरा, लाहौर, दिल्ली, इवन जो फतेहपुर सीकरी है ये भी बैक एंड फोर्थ, मतलब कभी कोई कैपिटल शिफ्ट होती रहते थे। लेकिन कैलकाटा ब्रिटिश इंडिया में 1772 से पहले कैपिटल नहीं बनी थी, जब ब्रिटिश
इंडिया के टाइम पे ये तब कैपिटल बनी थी। एंड कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास ये तब बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज हो गए थे क्योंकि इन पे पोर्ट था इनके पास। लेकिन इससे पहले आगरा, दिल्ली, लाहौर, फतेहपुर सीकरी ये इंपॉर्टेंट सेंटर्स हुआ करते थे। डैश वाज द स्क्रिप्टोरियम खैर अभी मैं आंसर जब बताऊंगी तभी मैं इसका मीनिंग भी एक्सप्लेन करूंगी, अभी नहीं, पहले क्वेश्चन है। डैश वाज अ स्क्रिप्टोरियम वेयर द एम्परर्स कलेक्शन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट वाज प्रिजर्व्ड। लाइब्रेरी, किताब खाना, कारखाना, फोर्ट। तो किताब खाना यूज टू बी अ प्लेस जहाँ पे मुगल्स अपनी हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट रखा करते थे एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। इन पे पिक्चर्स बनाई जाती थी। आपने अगर जो मुगल्स के चैप्टर्स हैं उनमें हमने देखा था कि कैसे ड्राइंग्स बनाई जाती थी और एक एक चीज के स्टेप्स हुआ करते थे। तो स्क्रिप्टोरियम बेसिकली किताब खाना ही है जहाँ पे ये सारे की सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स को रखा जा रहा है। तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। उर्दू इज अ मिक्सचर ऑफ विच ऑफ दीज लैंग्वेजेस? हिंदी एंड बंगाली, पर्शियन एंड बंगाली, हिंदी एंड पर्शियन, हिंदी एंड तमिल। तो हिंदी एंड बंगाली या पर्शियन एंड बंगाली या हिंदी एंड तमिल इज नॉट द आंसर। उर्दू इज अ मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड पर्शियन। इन दोनों के मिक्सचर से बनी है आपकी उर्दू। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु कंपाइल्ड आदि ग्रंथ साहिब? तो गुरु तेग बहादुर जी, गुरु अर्जन देव जी, गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी। तो गुरु अर्जन देव जी इसका आंसर है और ये फर्स्ट ऑफिशियल एडिशन था सिक्स स्क्रिप्चर का अगर हम कहें, जो कि आदि ग्रंथ साहिब है और इसको एक्सपैंड किया गया बाद में और जो एक्सपैंडेड वर्जन है उसको हम कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो भी फर्दर भी अगर कुछ एक्सप्लेन कर पा रही हूँ मैं तो वो भी इसमें ध्यान रखिएगा, सिर्फ क्वेश्चन नहीं एक्सप्लेनेशन भी, क्योंकि इससे भी एक नया क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। विठला वॉज द प्रिंसिपल डेटी ऑफ विठल टेम्पल। विठल वॉज नोन एज एन इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा, विष्णु, शिवा या गणेश। तो विठला वॉज द प्रिंसिपल डेटी ऑफ विठल टेम्पल और ये इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु माना जाता है, जिनका एक अवतार माने जाते हैं विठल। तो ये इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ दीज फ्रेंच ट्रैवलर्स केम ड्यूरिंग 17th सेंचुरी? अल बिरूनी, इब्न बतूता, अबुल फैल या फ्रैंकोइस बर्नियर। तो वैसे इसके ऑप्शंस ही इतने ज़्यादा मैंने फनी है कि इसमें से आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे कि इन तीनों में से कोई नहीं है। ये फ्रैंकोइस बर्नियर जो भक्ति सूफी और इनमें ट्रैवलर्स के जो अकाउंट्स हैं, सॉरी भक्ति सूफी ट्रेडिशन कह रही थी मैं, जो ट्रैवलर्स के रिकॉर्ड्स में से जो ये फ्रेंच ट्रैवलर जिसकी बात हमने की थी वो थे फ्रैंकोइस बर्नियर एंड ये 17th सेंचुरी में आए थे। ये फ्रेंच फिजिशियन और ट्रैवलर थे और दारा शिको जो शाहजहां के बेटे थे उनके ये फिजिशियन थे पर्सनल एंड उन्होंने इनके बारे में काफी, मतलब दारा शिको के बारे में फ्रैंकोइस बर्नियर ने काफी कुछ मेंशन भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंग टू मोरक्को? इब्न बतूता, अल बिरूनी, फ्रैंकोइस बर्नियर या अब्दुल समरंदी। तो फ्रैंकोइस बर्नियर तो इसका आंसर है ही नहीं और जो मोरक्को से आए थे उनका आंसर है इब्न बतूता एंड इन्होंने एक बुक लिखी थी। आपको मैं 5 सेकंड्स दे रही हूँ, गेस करके बताओ इब्न बतूता ने, गेस नहीं आपको पता ही होना चाहिए कि इब्न बतूता ने कौन सी बुक लिखी थी। इसका आंसर है रिहाला और इन्होंने उसे कौन सी लैंग्वेज में लिखा था? अरेबिक में। ये क्वेश्चंस 1 मार्कर में आ सकते हैं इसीलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। हु रोट किताब उल हिंद? कैलिन मैकेंजी, अल बिरूनी, अब्दुल समद लाहौरी या इब्न बतूता। तो जो किताब उल हिंद थी ये अल बिरूनी ने लिखी थी और किताब उल हिंद भी अरेबिक में लिखी गई थी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज फॉलोइंग सिटीज अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता वाज द लार्जेस्ट? सूरत, दिल्ली, दौलताबाद या आगरा। तो इब्न बतूता ने जब अपने रिकॉर्ड्स में लिखा है तो उन्होंने दिल्ली को एक लार्जेस्ट सिटी बताया है। उन्होंने कहा कि इसकी पॉपुलेशन बहुत ग्रेट है यहाँ पे, तो इसको लार्जेस्ट सिटी के तौर से उन्होंने बताया है। पॉपुलेशन वाइज भी उन्होंने इसको लार्जेस्ट बोला है, ग्रेट पॉपुलेशन है यहाँ पे।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12, सांची स्तूपा इज सिचुएटेड नियर भोपाल, नियर दिल्ली, नियर इंदौर या नियर आगरा। तो जो सांची स्तूपा है इट इज लोकेटेड नियर भोपाल और ये कैपिटल भी है मध्य प्रदेश की, एमपी की। कुछ बेसिक पता ही होना चाहिए। Which of these was not the बेगम of भोपाल? शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम, नूरजहां बेगम या शाहजहां और सुल्ताना जहां बेगम, ए एंड बी। तो इसका आंसर है नूरजहां बेगम, क्योंकि ये मुगल क्वीन थी, मतलब ये मुगल एम्परर जो जहांगीर थे उनकी वाइफ थी। तो ये बेगम ऑफ भोपाल नहीं थी, ये तो मुगल एम्परर की वाइफ थी। तो ये दोनों तो हैं पर ये नूरजहां बेगम तो नहीं है। तो आंसर है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू ट्रेडिशंस ऑफ बुद्धिज्म वाज कॉल्ड श्वेतांबर, दिगंबर, हिनयाना या महायाना। तो जो न्यू ट्रेडिशन ऑफ बुद्धिज्म है वो महायाना कहलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको 4 स्टेटमेंट दी हुई है, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। जैनिज्म वाज स्टार्टेड बाय ऋषभदेव, लॉर्ड महावीरा वाज 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, टीचिंग ऑफ जैनिज्म आर गिवन इन अंगर, जैनिज्म स्टार्टेड संघास टू स्प्रेड देयर मैसेज। तो जैन जो ट्रेडिशन है ना, इनमें तीर्थंकर्स होते हैं। तीर्थंकर्स का मतलब होता है टीचर्स। तो जो भगवान महावीर जो कि 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म थे, ये बिल्कुल सही है। और जो ये ऋषभ देव हैं ये फर्स्ट टीचर थे। अगर हम जैनिज्म की बात करें तो फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे। तो ये भी क्वेश्चन का ये फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है। जो जैनिज्म की टीचिंग्स हैं ये अंगर में दी गई हैं, ये भी ठीक है। लेकिन भगवान जो गौतम बुद्ध थे, जो टीचर थे और जो बुद्धिज्म स्प्रेड कर रहे थे और प्रैक्टिस करते थे, उस ट्रेडिशन में बुद्धिज्म में संघास यूज किए जाते थे, लेकिन जैनिज्म में नहीं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो 1, 2 और 3 ठीक है। 4th स्टेटमेंट जो है संघास से रिलेटेड, ये गलत है। तो ये बुद्धिज्म में ओरिजिनेट हुए थे क्योंकि संघास। विच ऑफ दीज was the most powerful महाजनपदा? अगर हम 6th से 14th सेंचुरी के बीच की बात करें, कुरु, मगध, पंचाल या कंधार? सिंधार, इसमें कंधार होना चाहिए, जैसे सिंधार लिख दिया मैंने। तो कुरु, मगध, पंचाल, सिंधार। तो इसका आंसर है 6th से 4th सेंचुरी में मगध एक बहुत पावरफुल महाजनपदा था। इसको जब मैंने चैप्टर को एक्सप्लेन किया था तो मैंने इसमें बहुत सारे पॉइंट्स बताए थे। इसके फॉरेस्ट के कारण, रिवर गंगा, तो वो ट्रेड और जो रिवर और लैंड के थ्रू ट्रेड अच्छे से हो सकता है। फिर यहाँ के जो पावरफुल रूलर्स थे ना, उन्होंने भी इसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया था मगध को। हु फाउंडेड मौर्यन एम्पायर? अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या अजातशत्रु? तो ये तो क्वेश्चन बहुत सिंपल होना चाहिए। अगर आप अशोका और मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य में कंफ्यूज हो रहे हो तो आपने हिस्ट्री तो क्या ही पढ़ी है। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य इज द आंसर। इनके ग्रैंड सन थे चंद्रगुप्त मौर्य के अशोका। हैंडराइटिंग में मत जाना, तो बात जरूर सुन लेना क्योंकि हैंडराइटिंग तो मेरी बहुत ही बुरी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये मौर्यन एम्पायर के बारे में आपको बताना है इनमें से कौन सी सही है। मौर्यन एम्पायर में 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स थे एम्पायर में। मेगस्थनीज ने मौर्यन एम्पायर के बारे में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। अशोका फाउंडेड मौर्यन एम्पायर इन 321 BC। अशोका यूज्ड हिज रिसोर्सेज टू प्रोपोगेट बुद्धिज्म। तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट देखें कि 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स थे, तो यस ये थे, तो ये ठीक है बात। मेगस्थनीज रोट मौर्यन एम्पायर के बारे में, हाँ उन्होंने इंडिका बुक लिखी थी, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो टीचर और उनके मिनिस्टर माने जाते हैं चाणक्य, उन्होंने बुक लिखी है अर्थशास्त्र, वो एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। ठीक उसी तरह इंडिका भी बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। अब ये डेट में ना हम कभी कभी उलझ जाते हैं, हम पूरा पॉइंट देखते ही नहीं है। तो पूरी स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो अशोका फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर, तो इस तक कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है अगर डेट्स याद भी नहीं, क्योंकि ये स्टेटमेंट ऑल टुगेदर ही गलत है। अशोका यूज्ड हिज रिसोर्सेज टू प्रोपोगेट बुद्धिज्म, तो हाँ उन्होंने महामता और धामा प्रोपोगेट किया था। वो बुद्धिज्म कलिंगा वॉर के बाद उन्होंने काफी इंटरेस्ट भी शो किया था।
तो 4th पॉइंट बिल्कुल ठीक है। तो 1, 2 और 4 ठीक है, लेकिन अशोका फाउंडेड मौर्यन एम्पायर, जो मैं आपको ऊपर बोल ही रही थी कि अगर आप कंफ्यूज हो तो बहुत ही बुरा हाल है आपका, वही यहाँ पे है। तो 1, 2 और 4 इज द आंसर, 3 इज रॉन्ग। आगे बढ़ते हैं। बिरजिस कादर वॉज द यंगर सन ऑफ नवाब शौकत अली, नवाब सिराजुद्दौला, नवाब मीर अली, नवाब वाजिद अली शाह। तो जो बिरजिस कादर है ये यंगर सन थे नवाब वाजिद अली शाह के। ये मैंने इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन में भी कराए थे, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो आप इसके बाद वो भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। आपको इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेट वाइज अप्लाई करना है। एबॉलिश ऑफ सती, पासिंग ऑफ विडो रीमैरिज एक्ट, द बिगिनिंग ऑफ द रिवोल्ट एंड क्वींस प्रोक्लेमेशन। बिगिनिंग ऑफ रिवोल्ट 1857, सती को एबॉलिश किया गया था 1829, काफी पहले कर दिया गया था। उसके बाद ही विडो रीमैरिज एक्ट आ गया था 1852 में। प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन, ये आई थिंक मैं श्योर नहीं हूँ, बट लॉर्ड केनिंग थे उस वक्त जब ये डिक्लेयर किया गया था कि अब क्वीन का प्रोक्लेमेशन होगा। तो ये 1857 के बाद हुआ था, क्योंकि ये ब्रिटिश थोड़े झटके में भी आ गए थे, तो ये 1858 में हुआ था। मैं लॉर्ड कैनिंग का श्योर नहीं हूँ, बट आई हैव अ थॉट कि शायद वही थे उस वक्त, तो बाकी आप देख लेना। तो ये बिल्कुल एबॉलिश ऑफ सती सबसे पहले हुआ है, फिर विडो रीमैरिज एक्ट आया है, फिर रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ और क्वींस प्रोक्लेमेशन उसके बाद हुआ है। क्योंकि अगर कभी कभी ना रिवोल्ट आ रहा है, यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट होती है तो हम 1942 की, या फिर कभी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आए या साइमन कमीशन की बात हो तो अलग है, बट जब रिवोल्ट की बात हो रही है तो वो 1857 का ही जिक्र कर रहा है हमेशा। तो ये बिल्कुल 1, 2, 3, 4 ऑर्डर में ही क्रोनोलॉजिकल आंसर्स दिए गए थे। तो ये थे आज कुछ 20 क्वेश्चंस, इसमें से आपके कितने ठीक हुए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इससे पहले वाला जो प्रैक्टिस सेशन था, अगर वो नहीं प्रैक्टिस किया तो कर लेना, और अगर मेरी वीडियो देख ली थी तो एक बार टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करके खुद भी प्रैक्टिस कर लेना, इसको भी और पिछली वाली को भी। आगे भी मैं कुछ सेशंस डालूंगी, तो स्टे ट्यून्ड और उनको देखते रहना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज हम क्लास जो 12th के बाद एग्जाम्स होते हैं अंडर ग्रेजुएट, उसमें एनटीए क्यूएट या फिर डीयू के जो हिस्ट्री के एग्जाम्स होते हैं जिसमें हिस्ट्री सब्जेक्ट होता है, इसके हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे थे। ऑलरेडी 2 वीडियोस जिसमें हम आई थिंक 20 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। ये आज एक 3rd वीडियो होगी जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, एंड इसके अलावा भी अगर कोई एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा डिस्कशन के बीच में तो मैं वो भी आपको बता दूंगी। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस लर्निंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे, कुछ इंफॉर्मेटिव सीखने को मिले तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। अगर आपको इस जो पूरी की पूरी वीडियो है उसकी टेलीग्राम से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं खुद की प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो भी आपको हेल्प करेगा अगर आपको जरूरत हो तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। रीड द फॉलोइंग एक्सर्प्ट केयरफुली। ये एक्सट्रैक्ट होना चाहिए था। केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। अब इसमें ना बेसिकली कुछ आई थिंक 5 क्वेश्चंस हैं जो इसी पैराग्राफ से रिलेटेड है, तो एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। Here are 2 verses यानी कि छंद जो कि ऋग्वेद से लिए गए हैं, इन्वोकिंग अग्नि। अग्नि कौन है? गॉड ऑफ फायर। Bring, O strong one, this sacrifice of ours to the gods। वो क्या कह रहे हैं कि जो हमारा सैक्रिफाइस है भगवान के लिए, ओ वाइज वन, एज अ लिबरल गिवर, कि अब हमेशा हमें देते हो, बेस्टो ऑन अस अ प्लीस्ट अबंडेंट फूड, जो भी हमेशा हमें अबंडेंट फूड प्रोवाइड करना। और जो ये सैक्रिफाइस परफॉर्म कर रहे हैं, ये परफॉर्म कौन कर रहा होगा? प्रीस्ट परफॉर्म कर रहा होगा। अग्नि ऑब्टेन्ड बाय सैक्रिफाइसिंग माइटी वेल्थ फॉर अस,
procure, O Agni, forever to him who pay to you nourishment, the wonderful cow. May a son be ours, offspring that continue our line. मतलब आप हमें भी अबंडेंस देना और हमारे आने वाली जो जनरेशन्स हैं, हमारे जो सन हैं और फिर उनके आगे वाले जो बच्चे हैं, उन पे भी जो अपनी नरिशमेंट है या कंटिन्यू रखना। वर्सेस इस तरीके के स्पेशल काइंड ऑफ संस्कृत जो कि वैदिक संस्कृत बोली जाती थी, उसमें इन्हें कंपोज किया जाता था। ये ओरली मेन एक दूसरे को जो मतलब टीचर से स्टूडेंट तक ये सिखाया जाता था और ये प्रीस्ट फैमिलीज में सिखाया जाता था, क्योंकि इन सैक्रिफाइसेस को परफॉर्म प्रीस्ट्स ने करना होता था और पहले रिटन टेक्स्ट्स नहीं थे। इनिशियल फेज में ओरल टेक्स्ट ही यूज किए जाते थे। तो ये पूरा एक एक्सट्रैक्ट था जो हमने पढ़ा। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक संस्कृत इज कंसिडर्ड टू बी इम्पोर्टेंट। जैसे कि हमने इस लाइन में पढ़ा, स्पेशल काइंड ऑफ संस्कृत नोन एज वैदिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत इंपॉर्टेंट क्यों मानी जाती है? फर्स्ट ऑप्शन, इट वाज द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल। वैदिक वर्सेस वर रिटन इन संस्कृत। संस्कृत वाज नॉट स्पोकन बाय ब्राह्मण्स। संस्कृत वाज द मेजर लैंग्वेज ऑफ साउथ इंडिया। तो जो वैदिक वर्सेस हैं, ये लैंग्वेज संस्कृत कॉमन लोगों के लिए नहीं थी, क्योंकि ये स्पेशल काइंड ऑफ संस्कृत होती थी एंड बहुत से लोग, इवन वुमेन, एग्जेम्प्ट होते थे कि वो संस्कृत नहीं पढ़ सकते। अगर हम, चलो इस वाले पॉइंट को भी छोड़ दो, संस्कृत वाज नॉट स्पोकन बाय ब्राह्मण्स, ये भी गलत है, क्योंकि संस्कृत ब्राह्मण्स तो उनको सिखाई जाती थी और वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास भी किया जाता था। अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करें कि संस्कृत वाज द मेजर लैंग्वेज ऑफ साउथ इंडिया, तो ये भी गलत है, क्योंकि हमें जो तमिल, जो संगम टेक्स्ट ये सब मिलते हैं, इसमें हमें दूसरी लैंग्वेजेस तमिल देखने को मिलती है और वहाँ की रीजनल लैंग्वेजेस देखने को मिलती हैं। संस्कृत मेजर लैंग्वेज हम नहीं कह सकते। आपका आंसर है वैदिक वर्सेस वर रिटन इन संस्कृत, इसीलिए इसको इम्पॉर्टेंट माना जाता है। और इसको इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि जो ये प्रीस्ट क्लास के मेन होते थे ना, इनको सिखाया जाता था ओरली इस लैंग्वेज में, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। व्हाई वर सैक्रिफाइसेस परफॉर्म ड्यूरिंग वैदिक पीरियड? जैसे कि हम ऊपर देख रहे हैं कि ये सैक्रिफाइस परफॉर्म किया जा रहा है, तो इस सैक्रिफाइस को क्यों परफॉर्म किया जा रहा है? तो ऑप्शंस देखते हैं। फॉर द बर्थ ऑफ डॉटर्स, फॉर द बर्थ ऑफ सन्स, फॉर स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन, फॉर सीकिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ बुद्धा। तो इसमें ब्राह्मण्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे बुद्धा की बात नहीं हो रही, ये गलत है। डॉटर्स पेट्रियार्कल सोसाइटी में हम रहते थे और लगभग काफी हद तक अब इम्प्रूवमेंट आई है, बट स्टिल तो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। एंड इसमें यहाँ पे मेंशन भी किया जा रहा है कि आपकी जो ये गिफ्ट्स और अबंडेंस जो आप हमें दे रहे हो, ये हमारे सन्स और उनके ऑफस्प्रिंग्स को भी कंटिन्यू करना। तो जो सन्स हैं वो एक इम्पॉर्टेंट चीज मानी जा रही है और उनके लिए भी ये करवाया जा सकता है। तो इन सब ऑप्शंस में से बर्थ ऑफ सन्स वुड बी द राइट ऑप्शन। स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन की बात कहीं भी नहीं की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। अब ये assertion और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है कि अग्नि वॉज द गॉड ऑफ फायर इन वैदिक ट्रेडिशन, तभी therefore offerings were made to Agni so that in form of smoke they would reach to God in sky and invoke their blessings। जो अग्नि होती है फायर, उसमें अगर आप कुछ भी डालो तो एक स्मोक उड़ती है ना, धुआं उड़ता है, सब कुछ जल जाता है अग्नि में। तो आग में जब आप कुछ डालते हो तो वो भस्म हो जाएगा और उससे धुआं उड़ता है। तो वो ये माना करते थे कि ये जो धुआं उड़ रहा है ये स्काई में जाके गॉड को इन्वोक करेगा और फिर गॉड इन रिटर्न हमें उसके बदले ब्लेसिंग्स देंगे। तो ये एजर्शन है कि इसीलिए उनको वैदिक ट्रेडिशन में प्रे किया जा रहा है। और रीजन है कि ये मान्यता है कि आग में जलेगा सॉरी, और उसके बाद वो जो धुआं उड़ेगा वो स्काई में जाएगा और फिर उसके बदले भगवान हमें ब्लेसिंग्स देंगे।
तो क्या ये एजर्शन और रीजन सही है और इसको एक्सप्लेन सही कर पा रहा है रीजन, या दोनों पॉइंट सही हैं बट रीजन नहीं है ये इसका, या दोनों में से एक इनकरेक्ट है? तो दोनों ए और आर ये बिल्कुल सही हैं। अग्नि वॉज गॉड ऑफ फायर इन वैदिक ट्रेडिशन और ऑफरिंग्स की जाती थी कि इसके बदले हमें ब्लेसिंग्स मिलेंगी, और ए और आर और जो रीजन है ये बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। इसी ब्लेसिंग्स के लिए तो उनको प्रे किया जा रहा है, तो ये सही रीजन है, इसीलिए आपका आंसर है ए। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इसमें से आपको बताना है कि कौन सी सही है। ऋग्वेदा कंसिस्ट्स ऑफ हाइम्स इन प्रेज ऑफ अग्नि इंद्र सोम, ठीक है। दूसरा जो हमारा ओल्डेस्ट वेद है उसकी बात की जा रही है। मेनी ऑफ दीज हाइम्स वर चैंटेड जब सैक्रिफाइस है, अश्वमेघ यज्ञ या फिर कोई भी यज्ञ परफॉर्म किया जाता था तो उस वक्त इन मंत्रों का उच्चारण किया जाता था। तो क्या फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड सही है, दोनों सही है या दोनों गलत हैं? तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। जो ऋग्वेद है उसमें अग्नि, इंद्र और सोम इन तीनों को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। बाद में जब हम देखते हैं तो हमें वैष्णव और शैविज्म और भक्ति मूवमेंट में जब हमने देखा कि वो इंक्रीज होता है, बट ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र और सोम ये तीन को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो आपका आंसर है बोथ ए एंड बी। आगे बढ़ते हैं। अब ये फिर से एक पैराग्राफ दिया हुआ है, ये रिवोल्ट ऑफ 1857 से रिलेटेड है। रूमर्स एंड प्रोफेसीज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन मूविंग पीपल टू एक्शन। जो ये रूमर्स और प्रोफेसीज फैली, इसने एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक पार्ट प्ले किया लोगों को मूव करने में। जो सिपाही थे वो दिल्ली आए मेरठ से, और उन्होंने बहादुर शाह को बोला कि जो बुलेट्स हैं वो फैट ऑफ काउ और पिग से कोटेड हैं और हमें उनको बाइट करने को कहा जा रहा है, बट अगर हम उनको बाइट करते हैं तो हमारी कास्ट और हमारा रिलीजन खराब हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा। ये जो रेफर कर रहे थे जिन कार्ट्रिज को, वो थी एनफील्ड राइफल्स जो उनको दी गई थी। ब्रिटिश ने उनको समझाने की कोशिश की सिपाहीज को कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक अफवाह है। ये ग्रीस कार्ट्रिज की बात एक आग की तरह फैल गई, जैसे वाइल्ड फायर, एक जंगल में अगर आग लगती है तो फैलती जाती है, ऐसे वो बात फैल गई पूरे नॉर्थ इंडिया के सिपाहीज में। तो ये 1857 के ऊपर एक एक्सट्रैक्ट है। अब वाई डिड सिपाहीज मार्च टू दिल्ली फ्रॉम मेरठ? गवर्नर जनरल जो ईस्ट इंडिया के थे वो दिल्ली में रहते थे। दिल्ली सीट और सिंबल था मुगल अथॉरिटी का। रानी लक्ष्मीबाई ने सारे सिपाहीज को अर्ज किया कि आप दिल्ली आओ। ग्रीस कार्ट्रिज को दिल्ली में बनाया जा रहा था, तो वो यहाँ पे मेंशन भी है कि वो यहाँ पे आए और उन्होंने बहादुर शाह को बोला कि जो बुलेट कार्ट्रिज है उसमें काऊ और पिग का फैट है। तो वो आए ही यहाँ पे थे रिक्वेस्ट करने बहादुर शाह जफर को कि आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव बनो, क्योंकि मुगल अथॉरिटी और सीट और सिंबल दिल्ली में था। तो इसीलिए आपका आंसर है दिल्ली वाज द सीट एंड सिंबल ऑफ मुगल अथॉरिटी। जो ये हाउ डिड द रूमर्स ऑफ ग्रीस कार्ट्रिज स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर अक्रॉस कंटोनमेंट्स, ये जो आग की तरह बात फैल गई, ये कैसे फैल गई? क्योंकि कंटोनमेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड थे टेलीग्राफ लाइन से। कंटोनमेंट्स अपने खुद का न्यूज़पेपर पब्लिश करते थे जिसमें ये चीज़ें रिपोर्टेड थी। न्यूज़ को ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था टेलीविजन में, ये ऑल ऑफ दी अबव। तो न्यूज़ को कहीं टेलीविजन पे ब्रॉडकास्ट नहीं किया जा रहा था क्योंकि ऑब्वियसली सब कुछ उस वक्त ब्रिटिश के कंट्रोल में था, तो ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं ब्रॉडकास्ट की जा रही थी। तो ऑल ऑफ दी अबव नहीं हो सकता। उनका खुद का न्यूज़पेपर नहीं था, टेलीग्राफ लाइंस होती थी और तब उनका बहुत अच्छा कनेक्शन था, जिनके कारण एक जगह से दूसरी जगह बात बहुत आसानी से और बहुत जल्दी स्प्रेड हो गई। आगे पढ़ते हैं। ये एजर्शन और रीजन है। एजर्शन है अकॉर्डिंग टू रूमर, जो अफवाह थी कि कार्ट्रिजेस हैं वो ग्रीस्ड हैं काऊ और पिग के फैट से। इसका रीजन था कि सिपाहीज ने इन कार्ट्रिज को यूज करने से मना कर दिया क्योंकि हिंदू सिपाहीज कह रहे थे कि काऊ वॉज रेवर्ड एनिमल, उनके लिए एक सेक्रेड एनिमल था, और मुस्लिम्स पिग को हेट करते थे।
तो इस कारण से दोनों रिलीजन्स जो हिंदूज और मुस्लिम साथ आ गए थे अगेंस्ट ब्रिटिश कि हम इस कार्ट्रिज को नहीं यूज करेंगे। तो क्या ये एजर्शन और रीजन सही है और क्या ये रीजन सही एक्सप्लेन कर रहा है कि ये रूमर फैला, या फिर दोनों स्टेटमेंट सही हैं बट ये इसका रीजन नहीं है? एक स्टेटमेंट सही है, एक गलत है। तो बोथ आर और ए जो एजर्शन और रीजन है ये सही है और आर करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है ए को। तो इसका आंसर है ए, क्योंकि हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों साथ में आ गए थे इस कार्ट्रिज को ना यूज करने के लिए और ये अफवाह जो भी थी तभी फैली थी। आगे बढ़ते हैं। द ग्रीस कार्ट्रिज वर टू बी यूज्ड इन द न्यू एनफील्ड राइफल, जो नई राइफल आई थी उसमें ये कार्ट्रिज को यूज करना था। दोनों स्टेटमेंट्स में से आपको बताना है कि क्या दोनों सही है या एक सही है या दोनों गलत है। द ब्रिटिश ऑफिसर्स ट्राइड टू एक्सप्लेन टू सिपॉयज, उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, बताने की कोशिश की थी कि इस कार्ट्रिज में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ग्रीस नहीं है, ये सिर्फ एक अफवाह है। तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं? एक सही है, एक गलत है। तो ये बिल्कुल ठीक है कि न्यू एनफील्ड राइफल, ये तो आपके ऊपर के पैराग्राफ में भी मेंशन किया गया था कि ये एनफील्ड राइफल आई थी जिसमें इसको यूज किया जाना था नई कार्ट्रिज को, और सिपॉयज को एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की गई थी कि आपको ये सिर्फ अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये दोनों बातें बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए एज वेल एज बी। तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन से ईयर में इन फॉलोइंग एरा इलेक्शंस हुए थे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के फर्स्ट टाइम? In which of these following year elections to the provincial legislature were held for the first time? 1906, 1918, 1937, 1947। तो सबसे पहली बार जो प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे वो हुए थे 1937 में, और इस टाइम पे कांग्रेस ने 8 आउट ऑफ 11 जो प्रोविंसेस थे उसमें अपनी मिनिस्ट्रीज को फॉर्म किया था। ये लिख देती हूँ मैं। मुस्लिम लीग इस वक्त कहीं पे भी किसी भी प्रोविंस में अपनी पार्टी बनाने में नाकाम रही थी, और उन्होंने कहा भी था कहीं कहीं पे कांग्रेस से कि हम आपके साथ मिलके पार्टी में हम गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं कुछ प्रोविंसेस में, बट कांग्रेस को कहीं कहीं पे मेजॉरिटी मिली थी या उन्होंने दूसरे रीजन्स के साथ मिलके बनाई, तो उन्होंने मुस्लिम लीग को मना कर दिया। एंड काफी लोग मानते हैं कि ये ही वो टाइम था जब मुस्लिम लीग को लगा कि उनकी रिप्रेजेंटेशन ब्रिटिश से अगर हमें आज़ादी मिल भी जाए तो हमें आज़ादी नहीं मिल पाएगी। तो अगर यहाँ पे कांग्रेस इनके साथ मिलके गवर्नमेंट बनाने को तैयार हो जाती तो शायद पार्टीशन वाला सिनेरियो ना क्रिएट होता। इनमें से कौन से फॉलोइंग स्टेटमेंट है, क्वेश्चन 10 पे है हम, कि जो इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया? पीपल वर रेंडर्ड होमलेस, people lost all their immovable and movable assets, boundary dispute was main issue of partition, women were mistreated। तो अगर इसमें से हम इनकरेक्ट की बात कर रहे हैं, पहला स्टेटमेंट है पीपल वर रेंडर्ड होमलेस, तो ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है क्योंकि लोग बेघर हो गए थे अपने घरों से। सेकेंड पॉइंट है पीपल लॉस्ट ऑल देयर इमूवेबल एंड मूवेबल एसेट्स, तो ये बिल्कुल ठीक है, लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े थे, इमूवेबल और मूवेबल एसेट्स जो थे वो छोड़ के आए थे, तो ये स्टेटमेंट सही है। बाउंड्री डिस्प्यूट वाज द मेन इशू ऑफ पार्टीशन, तो ये गलत है। रिलीजियस और जो आइडियोलॉजी का डिफरेंट था जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में, उस और एक सिनेरियो ने वो क्रिएट किया कि वो पार्टीशन पीस के लिए क्रिएट करना ही पड़ा, बट बाउंड्री डिस्प्यूट के कारण पार्टीशन नहीं हुआ था। वुमेन मिसट्रीट की गई थी, इसको होलोकॉस्ट के बराबर माना जाता है, तो इसमें वुमेन वर मिसट्रीटेड। तो ये 3 स्टेटमेंट सही हैं, सी इज रॉन्ग एंड आपका आंसर सी है। आगे बढ़ते हैं। हम्पी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? रिवर कृष्णा, रिवर गोदावरी, रिवर नर्मदा, रिवर तुंगभद्रा। तो हम्पी इज सिचुएटेड ऑन रिवर तुंगभद्रा।
आगे बढ़ते हैं। पेंटिंग्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटर्स रिवॉल्व अराउंड पुराणास और एपिक्स लाइक महाभारत और रामायण? रविंद्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा या सतीश गुजराल? तो इसका आंसर है राजा रवि वर्मा। ये एक इंडियन पेंटर है और इन्होंने काफी कुछ वन ऑफ द फ्यू पेंटर्स हैं जिन्होंने पुराणास, महाभारत और रामायण को सेंटर में रख के उनसे रिलेटेड पेंटिंग्स को बनाया है। तो ये इसका आंसर है राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस एपिक महाभारत वॉज कंपोज्ड बाय तुलसीदास, कालिदास, वेदव्यास, महर्षि वाल्मीकि? तो जो महाभारत है वो वेद व्यास जी ने कंपोज किया है। अगर हम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेज हैं वेद व्यास जी, अगर हम तुलसीदास जी की बात करें तो इन्होंने रामचरितमानस जो है, इनके फेमस वर्क की बात कर रही हूं मैं, तो क्वेश्चन अगर आ जाए तो रामचरितमानस कंपोज बाय तुलसीदास। कालिदास अगर हम बात करें तो शकुंतला। अब ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ यही, ये मैं पॉपुलर जो उनके फेमस वर्क है उस पर मैं बात कर रही हूँ। वेद व्यास जी का महाभारत, और अगर हम महर्षि वाल्मीकि जी की बात करें तो जाहिर सी बात है रामायण। रामायण जो ग्रंथ है वो महर्षि वाल्मीकि जी। आगे बात करते हैं, इनमें से इन विच ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया फेमस सांची स्तूपा इज सिचुएटेड? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या झारखंड? तो सांची स्तूपा इज सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वो अर्बन सेंटर्स दैट इमर्ज फ्रॉम बर्नियर्स अकाउंट? जो बर्नियर थे, फ्रैंकोइस बर्नियर, उन्होंने अकाउंट्स लिखे। तो इनमें से कौन से अर्बन सेंटर्स हैं जिनके बारे में हमें उनके अकाउंट से पता चलता है? दिल्ली, मसूलीपट्टनम, गोलकोंडा या ऑल ऑफ द अबव? तो जो बर्नियर ने जिन अकाउंट्स के बारे में लिखा है उसमें बिग टाउन्स और सिटीज के बारे में उन्होंने मेंशन किया है, और इसी कारण से दिल्ली, मसूलीपट्टनम और गोलकोंडा तीनों के बारे में उन्होंने लिखा है, इसलिए आपका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। जो फ्रैंकोइस बर्नियर थे ये प्रिंस दारा शिको से रिलेटेड थे, उनके फिजिशियन थे, तो उनके रिलेटेड भी आपको चीजें, उनके जो राइटिंग्स हैं उसमें उन्होंने मेंशन की हैं। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द रोल प्लेड बाय द वुमेन इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन? दे वर्कड शोल्डर टू शोल्डर विद मेन इन फील्ड, वुमेन परफॉर्म्ड important tasks such as spinning yarn, women including widows participated in rural land market, जमींदारी was not headed by women। तो वुमेन शोल्डर टू शोल्डर फील्ड में, एग्रीकल्चरल फील्ड्स में काम करती थी, ये बात बिल्कुल सही है। वुमेन सारे इंपॉर्टेंट टास्क जैसे स्पिनिंग हो गया, ये सब भी वो परफॉर्म करती थी। वुमेन इवन विडो जो होती थी वो मार्केट्स में जाती थी, सेल करती थी, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन वुमेन हेड नहीं थी, ये बिल्कुल गलत है। वुमेन के पास खुद की जमींदारी होती थी और राइट्स थे कि वो किसी को भी अपनी जो जमींदारी है वो उसको सेल कर सकती है, या अगर वो मॉर्गेज रखना चाहे तो वो भी कर सकती है। और 18th सेंचुरी में हम ये देखते हैं कि बंगाल के एरिया में काफी सारी जो वुमेन थी वो भी जमींदार उभर के आई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा पेयर करेक्ट है? शंकर देव सूफी सेंट, अलवर्स वर्शिप ऑफ बुद्धा, निजामुद्दीन औलिया क्वेश्चन सोशल डिफरेंसेस, नयनार्स वर्शिप ऑफ शिवा। तो अगर हम सबसे पहला देखें तो उसमें लिखा है शंकर देव और सूफी सेंट। जो शंकर देव थे ये डिवोटी ऑफ विष्णु थे, तो सूफी सेंट नहीं, तो ये गलत है। अलवर्स वर्शिप ऑफ बुद्धा, तो अलवर्स जो होते हैं वो डिवोटीज ऑफ विष्णु होते हैं, तो वर्शिप ऑफ बुद्धा नहीं। निजामुद्दीन औलिया ये चिश्ती जो सिलसिला होता है, सूफी सिलसिला, उससे रिलेटेड थे और ये वन ऑफ द टीचर्स थे, तो उस क्वेश्चन सोशल डिफरेंसेस नहीं। नयनार्स वर्शिप ऑफ शिवा, ये बिल्कुल ठीक है और यही आपका आंसर है, बिकॉज अलवर्स वर डिवोटीज ऑफ विष्णु and similarly Nayanas were devotees or worshippers of Shiva। आगे बढ़ते हैं,
With reference to drainage system of Harappan cities, which of the following statement is incorrect? Drainage system in Harappa cities indicated the town planning. Every house was supposed to have at least one wall along the street to allow the domestic watershed to flow out in the street drains. कि मतलब वो कह रहे हैं कि हर घर में एक सेपरेट दीवार होती थी जिससे जो भी घर का वेस्ट है, डोमेस्टिक वाटरशेड है, वो सारा का सारा स्ट्रीट में जो ड्रेन है उससे जाके मिल जाता था. थर्ड है, मेन ड्रेन जो था वो ब्रिक्स और स्लैब्स और कॉर्बल्ड ब्रिक्स आर्चेस से कवर किया गया था. फोर्थ है, जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज है मोहनजोदारो में इज मोस्ट यूनिक. तो अगर अंडरग्राउंड ड्रेनेज ऑफ मोहनजोदारो इज मोस्ट यूनिक, ये आंसर इनकरेक्ट है. बहुत बेहतरीन टाउन प्लानिंग का एक एग्जाम्पल जो हमें हरप्पन सिटीज में दिखता है वो है ड्रेनेज सिस्टम. और ड्रेनेज पहले बनाए गए, उसके बाद ऊपर हाउस बनाए गए, इसका मतलब प्रॉपर प्लानिंग की गई होगी. हाउस के अंदर एक दीवार ऐसी थी जो सारा हाउस का वेस्ट जो होता था वो मेन वेस्ट से जाके उसे कनेक्ट कर देती थी. ड्रेन्स के अंदर स्लैब्स और ब्रिक्स आर्चेस थी. ये चीज हमने एनसीईआरटी, अगर आपने चैप्टर 1 जो था ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, उसमें भी इस चीज को मेंशन किया गया था. तो ये तीनों पॉइंट्स जो बेहतरीन प्लैंड सिटी का एग्जाम्पल वो हमें यहाँ से देखने को मिलता है. बट अंडरग्राउंड सिर्फ मोहनजोदारो का इज द मोस्ट यूनिक, ये इनकरेक्ट है. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन 19. द ग्रेट मौर्य एम्परर अशोका पैट्रनाइज्ड विच सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म? बताइए. महायाना, हिनयाना, विजयाना, तांत्रिक बुद्धिज्म. तो अगर हम मौर्यन एम्पायर की बात करें तो हमने देखा था कि कैसे अशोका ने आफ्टर कलिंगा वॉर बुद्धिज्म की तरफ अपना इंटरेस्ट दिखाया था. तो बुद्धिज्म की अगर हम बात करें तो उनके 3 सेक्ट है. फर्स्ट 3 सेक्ट्स में से फर्स्ट इज महायाना, सेकंड इज हिनयाना और थर्ड इज विजयराना रायाना. अगर हम महायाना की बात करें तो हिनयाना, महायाना, इसको ग्रेटर व्हील के नाम से भी जाना जाता है. और जो नर्जुना इनके फाउंडर माने जाते हैं, नागार्जुना. और जो इस महायाना को बिलीव करते हैं उनके फॉलोअर्स ये मानते हैं कि बिलीव्ड विथ सैल्वेशन दे कुड अटेन, किसकी हेल्प से? बुद्धा या फिर जो बोधिसत्ताज होते हैं. ठीक है. अब अगर हम हिनयाना की बात करें तो इसमें रिलीजन विदाउट गॉड माना जाता है इसको. मतलब मैं बोल रही हूँ, आप लिख लेना क्योंकि यहाँ पे बहुत हौच पौच हो गया. इसको विदाउट गॉड माना जाता है एंड कर्मा को प्लेस ऑफ गॉड दिया जाता है. ऑल्सो इसको जब हिनयाना में पाली लैंग्वेज का यूज किया गया था. तो वैसे इस पे इतना डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आएगा, बट स्टिल अगर आ जाए तो ये आपको बेसिक चीजें जो मैंने आपको बता दी हैं तो ये आपको पता होनी चाहिए. आगे अगर हम विजराया की बात करें तो इसको व्हीकल ऑफ थंडर बोल्ट कहा जाता है. थंडर बोल्ट यानी कैसे एकदम से लाइटनिंग हुई. लाइटनिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? एकदम से जैसे बारिश में लाइटनिंग होती है, ऐसे एकदम से लाइटनिंग हुई, थंडर बोल्ट हुआ. तो अब मुझे हिंदी में याद नहीं आ रहा उसे क्या कहते हैं. तो उससे इसके जो फॉलोअर्स हैं उनका ये फेथ होता है कि सैल्वेशन अटेन कर सकते हैं वज्र से. वज्र के थ्रू सैल्वेशन को अटेन किया जा सकता है. तो ये आप, मैंने इमेज भी ऐड की थी इसीलिए. जैसे आप बुद्धा के हाथ में इस तरीके से है तो ये वज्र है. इसके थ्रू दे यूज्ड टू बिलीव कि वो सैल्वेशन अटेन कर सकते हैं. वज्र एक तरीके का वेपन होता है.
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 20 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइलेंट फीचर ऑफ महाजनपदा? तो मोस्ट ऑफ द महाजनपदा वर रूल्ड बाय किंग्स. ईच महाजनपदा हैड कैपिटल सिटी विच वाज ऑफन फोर्टिफाइड. हर महाजनपदा की कैपिटल सिटी होती थी. रूलर्स को एडवाइस किया जाता था टैक्स इकट्ठे करने के लिए और ट्रिब्यूट कल्टीवेटर्स, ट्रेडर्स और आर्टिसन से. हर स्टेट की एक स्टैंडिंग आर्मी होती थी जो रेगुलर ब्यूरोक्रेसी ये सब मेंटेन किया जाता था. तो कुछ महाजनपदा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे उसमें किंग्स रूल करते थे, ये बिल्कुल सही है. जैसे कि संघास और गानास में एक नहीं बहुत सारे किंग्स होते थे, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. हर महाजनपदा की अपनी कैपिटल सिटी होती थी, जैसे मगध की हो गई या कुरु की, सबकी कैपिटल सिटी होती थी, ये भी बिल्कुल सही है. रूलर्स को एडवाइस किया जाता था कि उन्हें टैक्स कलेक्ट करना है और ट्रिब्यूट कल्टीवेटर्स, ट्रेडर्स, आर्टिसंस. हाँ, लेकिन हर स्टेट की अपनी एक स्टैंडिंग आर्मी होती थी और वो रेगुलर ब्यूरोक्रेसीज मेंटेन करते थे, ये गलत है. क्योंकि एक स्पेसिफिक आर्मीज मेंटेन की जाती थी. जो फार्मर्स वगैरह होते थे वो भी कभी कभी आर्मी की तरह जब वॉर की सिचुएशन हो तो वो आर्मी की तरह उनको यूज किया जाता था. बट स्टैंडिंग आर्मीज और रेगुलर ब्यूरोक्रेसीज नहीं मेंटेन की जाती थी हर स्टेट की. तो ये इनकरेक्ट है और यही इसीलिए आपका आंसर है. तो ये थे कुछ 20 क्वेश्चंस. इसमें से आपके कितने सही हुए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा. वीडियो अच्छी लगी, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिला तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा. चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा. इस पीडीएफ को आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार खुद भी प्रैक्टिस कर लेना. इससे पहले मैं 2 वीडियोस ऑलरेडी क्रिएट कर चुकी हूँ. इसी तरीके से हमने डेप्थ में क्वेश्चंस डिस्कस किए थे. अगर वो नहीं देखे हैं तो देख लेना और उनकी भी पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना. कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग.